तो लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? न्यूटन्स पावर सम की, है ना? तो वहाँ पे चीज़ें क्लोज की थी। आयोक्यम कैसा गया था पहला टेस्ट, जो टेस्ट सीरीज का था? सारे लोग नहीं अपेयर किए थे, ये भी मुझे पता चला। वाई यू गाइस आर स्किपिंग टेस्ट? हाँ, टेस्ट स्किप नहीं करना है। आता हो नहीं आता हो टेस्ट देना चाहिए। सबसे ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस वहीं से आता है। ओके, चलो ये पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? कितने लोगों को याद है न्यूटन्स पावर सम, लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था? न्यूटन्स पावर सम में हमने क्या किया था कि मान लो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना? और इसके अगर दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा, तो हमने न्यूटन पावर सम को डिफाइन किया था एन विथ सबस्क्रिप्ट के इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर के बीटा टू द पावर के, जिसमें n1 का मतलब क्या था? अल्फा प्लस बीटा, और n2 का मतलब क्या था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और n3 का क्या मतलब था? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और n4 का क्या मतलब था? अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ऐसे ही चल रही थी कहानी। ओके, फिर हमने जो सीक्वेंस बिल्ड किया था वो ये बिल्ड किया था, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन से ए एन वन प्लस बी इक्वल्स टू 0, है ना? और ए एन टू प्लस बी एन वन प्लस 2c इज इक्वल टू 0, राइट? और इसके बाद ये 2 डिग्री थी और न्यूटन पावर सब कहाँ जा रहा था? 3 पे जा रहा था। तो उसके बाद कहानी हो रही थी ए एन थ्री बी एन टू सी एन, और अगर मैं इसको ए एन टू द ए एन फोर जाऊँ तो बी एन थ्री सी एन टू, और ऐसे करते 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 मैं ए एन लेट से 1000 पे पहुँच जाऊँ, है ना? और इस पार्ट को हमने बड़े आराम से प्रूफ किया था। इस पार्ट को हमने बड़े आराम से प्रूफ किया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री के लिए हमने ऊपर वाले पार्ट भी प्रूफ किए थे, है ना? और हमने इस बात से कंक्लूड किया था कि इस लाइन से ऊपर वाली चीज़ों को प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे हम 5 डिग्री 6 डिग्री में जाएंगे तो उसको प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़े से सोफिस्टिकेटेड मैथ्स की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम, ये सब की अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इससे नीचे वाली चीज़ों को प्रूफ करना बेहद आसान है, राइट? तो उस प्रूफ को सबको याद है या मुझे बताना पड़ेगा? हार्डर आइडेंटिटीज में भी मैंने उस फंडे की बात की थी, इसमें भी बात की थी कि यू कैन थिंक दैट अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 9 इक्वल्स टू 0, एंड बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा प्लस 9 इज इक्वल टू, अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो आई विल मल्टीप्लाई एवरीथिंग विद अल्फा एंड बीटा एंड ऐड इट अप। अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो आई विल मल्टीप्लाई अल्फा टू द पावर 998 and alpha to the power 998 and I'll get the result if I add them together, right? तो जल्दी से बताओ सारे पार्ट्स का आंसर। ये हो जाएगा -5, राइट? व्हाट अबाउट n2? n1 plus 5 n2 plus 18 is equal to 0, right? And what is n1? माइनस क्या क्या? हाँ सॉरी, n2 plus
5n1 प्लस 18, है ना, क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा. सो व्हाट आई कैन से 25 माइनस is equal to 7. What about 3? 3 के लिए हम जाएंगे n3 plus 5n2 plus 9n1 equals to, or we can simply plug the values. So n3 equals to क्या? So ये 5n2 इधर जाके क्या बनेगा? -35, and ये -45 इधर क्या बनेगा? So the answer would be 10, right? हाँ, किधर की तरफ प्लस पे था? इधर -5 है ना, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द डी पार्ट? थर्ड का आंसर क्या आया? 10. फोर्थ का क्या होगा? n3 plus 5n2 plus 9n1 equals to 0. And what about n2 plus 5n1? n2 plus 5n1, n2 plus 5n1 plus 18 equals to 0. So it will be equal to -18. ठीक है? So little bit of practice and you would be comfortable with this. So न्यूटन पावर सब में ये फंडा आप लोगों को पता चल गया है, राइट? क्या 6 आ रहा है? हाँ 6 आएगा, क्योंकि ये बन जाएगा n -6 plus 9 is equal to 0. So definitely ये उधर चला जाएगा. So the answer would be 6. कोई दिक्कत? पक्का? So very simple problem. How about this? Newton's power sum is applicable for 3 degree, 4 degree, 5 degree, everything, है ना? तो मुझे क्या चाहिए? n2 plus 3n1. n2 plus, मुझे पता है n1 plus 3 would be equal to 0. मुझे पता है n2 plus 3n1 plus 10 equals to 0. Right or wrong? कैसे? न्यूटन पावर सम an1 plus b equals to 0, an2 plus bn1 plus 2c equals to 0, an3 plus bn2 plus cn1 plus 3d equals to 0. राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस. तो देखो, एक बेसिक सा फंडा ध्यान में रखने से इस तरीके की सवाल जो बाकी बच्चों को काफी मुश्किल लगेगी, आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे. चलो 4 डिग्री के लिए जल्दी से करो, क्या होगा इसका आंसर? लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराए थे ना इस पे. पहले मॉक टेस्ट में आया था क्वेश्चंस इस पे ना, कर पाए थे? जैसे फैक्टराइजेशंस पढ़ रहे हो, सर्ट्स पढ़ रहे हो, तो अब क्या हो रहा है कि सारे इंटरलिंकेजेस हैं, तो ओवरलैपिंग की वजह से some questions might look like from quadratic, but it must be some other concepts also, है ना? करो इसको सॉल्व करो. 4 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा. सो फर्स्ट इज वेरी इजी. इसको तो आप ओरली कर सकते हो, नहीं? ये क्या हो जाएगा?
n1 plus 2 equals to 0. n1 plus 2 equals to 0, so n1 equals to n1 plus 2n2 plus 2c, n2 plus 2n1 plus 6 equals to 0. क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? याद करो, an1 plus b equals to 0, an2 plus bn1 plus 2c equals to 0, an3 plus bn2 plus cn1 plus 3d equals to 0, an4 bn3 cn2 dn1 plus 4e equals to 0, right? And then n5 से कहानी बदल जाएगी. तो बताओ क्या है पहला का आंसर? n1 a1 है, तो n1 plus 2 equals to 0, so n1 क्या हो गया? -2. यहाँ पे a क्या है? 1 और b क्या है? 2. 1 2 3, तो क्या हो गया? -6 n1, सॉरी उल्टा कर दिया ना, ये मिसप्रिंट कर दिया. ये मिसप्रिंट हो गया. ठीक है, इट वुड बी n2 प्लस, ओके, सो इसका क्वेश्चन को ठीक कर लो. हाँ, तो ये हो जाएगा n2 प्लस 2n1, ये हो जाएगा n3 प्लस 2n2 प्लस 3n1, और ये हो जाएगा n4 प्लस 2n3 प्लस 3n2 प्लस 4n1, है ना? सो नाउ थिंग्स वुड बी इजी फॉर यू. तो ये क्या आ जाएगा? -2, ये क्या हो जाएगा? -6, ये क्या हो जाएगा? -12, है ना? 3 4 ज़ा 12, और ये क्या हो जाएगा? -20. ठीक है? आगे बढ़े. देखो यहाँ पे ना, ये न्यूटन पावर सब नहीं लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, है ना? नॉर्मली न्यूटन पावर सम किसके लिए वैलिड होता है? अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n. यहाँ पे क्या आ गया है? माइनस बीटा टू द पावर n. अगर मान लो मैं Tn इज इक्वल टू 3 अल्फा टू द पावर n माइनस 4 बीटा टू द पावर n भी लिखूं, या Tn 7 लैम्डा टू द पावर n प्लस 8 बीटा टू द पावर n भी लिखूं, मतलब नो मैटर मैं अल्फा और बीटा के कोफिशिएंट के साथ, अल्फा टू द पावर n और बीटा टू द पावर n के कोफिशिएंट के साथ भी अगर प्ले ऑन करूंगा, तो क्या, मेरा सवाल है, क्या न्यूटन पावर सम वैलिड है? दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि पॉसिबल है कि नहीं, बिकॉज वी आर बिल्डिंग सम थ्योरी हियर, है ना? तो मेरा सवाल है कि न्यूटन पावर सम क्या कहता है? an1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, an2 प्लस bn1 प्लस 2c इक्वल्स टू 0, an3 प्लस bn2 प्लस cn1 इक्वल्स टू 0, राइट?
अगर मैं इसके नीचे जाता हूं, a n⁴ bn⁴ cn2 इक्वल्स टू 0, तो ये कहानी ऐसे जा रही है। अच्छा, ये वाले जो रिजल्ट्स हैं न्यूटन पावर सम के, ये n क्या है, α⁴ प्लस β⁴ और हमने देखा था इसके नीचे की प्रूफ बड़ी आसान थी और ऊपर की प्रूफ के लिए हमें तो बहुत अलजेब्रा की प्रयोग करनी पड़ रही थी। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि ये जो Tn है, क्या at1 प्लस बी इक्वल्स टू 0 ट्रू है या फॉल्स है? डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, और at2 bt1 प्लस 2c ये भी गलत है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके नीचे सब सही है। कोई बता सकता है क्यों? इसके नीचे सब सही है, यहां तक गलत है, बट बिलो दिस लाइन एवरीथिंग इज ट्रू। कैन यू टेल मी व्हाई? देखो, लेट्स डेवलप द थ्योरी फर्स्ट। लेट्स से तुम्हारे पास इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, और इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, as far as Newton power sum is concerned, we are okay with it. We know it's true, we have proved it, right? Now let's say I am defining Lk as 3 alpha to the power k plus 5 beta to the power k minus 7 gamma to the power k. ठीक है, मैंने अपना एक नया टर्म डिफाइन किया, नॉट लाइक न्यूटन बट वेरी सिमिलर टू न्यूटन। न्यूटन क्या था? अल्फा टू द पावर के, बीटा टू द पावर के, गामा टू द पावर के, ऑल प्लस विथ कोफिशिएंट 1। मैंने क्या कर दिया? मैंने कोफिशिएंट्स के साथ प्ले ऑन कर दिया, बट अल्फा टू द पावर के, बीटा टू द पावर के और गामा टू द पावर के को एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने न्यूटन का एक वेरिएशन क्रिएट किया। अब मैं इस वेरिएशन को प्रूव करूंगा, तो डेफिनेटली पहले al1 plus b equals to 0 is definitely a wrong statement, because we know alpha plus beta plus gamma is equal to this, not this. And this is also wrong. This is also wrong, क्योंकि ये तीनों चीजें हमने अगर प्रूफ की थी तो बेसिक अलजेब्रा को यूज करके हमने प्रूफ की थी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा बीटा गामा क्या होता है ना, पेयर वाइज लेके ऐड करके, और फिर प्रोडक्ट लेके अल्फा बीटा गामा क्या होता है। और डेफिनेटली इस चीज को ये फॉलो नहीं करेगा। सो वी नो दैट दीज थ्री आर नॉट ट्रू। बट आपको याद होगा उसके नीचे वाली सारी चीजें हमने बड़े आराम से प्रूफ की थी, और उसको प्रूफ करने का क्या तरीका था? उसको प्रूफ करने का तरीका ये था कि हमने कहा था a⁴³ प्लस b⁴² प्लस c⁴ प्लस d इक्वल्स टू 0, राइट? a⁵³ प्लस b⁵² प्लस c⁵ प्लस d इक्वल्स टू a⁵³ प्लस b⁵² प्लस c⁵ प्लस d इक्वल्स टू 0। और अगर आपको याद हो, अगर पावर 4 में गए थे, पावर 5 में गए थे, पावर 6 में गए थे, तो वी जस्ट मल्टीप्लाइड विथ अल्फा और अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब टू गेट द
रिक्वायर्ड पावर, जिससे हमने n टू द n k का फॉर अ ग्रेटर देन 3 प्रूफ कर दिया था। अब हमारे को इतना पता चल चुका है कि L1, L2, L3 के लिए तो ट्रू नहीं है, बट नाउ वी हैव टू गो इनटू L4। L4 का मतलब क्या है? 3 इंटू अल्फा टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू बीटा टू द पावर 4 माइनस 7 इंटू गामा टू द पावर 4, राइट? So if I have to prove this, if I have to prove that 3 lambda to the power 4 plus 5 beta to the power 4 minus 7 gamma to the power 4 करना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? What should I multiply here? Alpha or 3 alpha? 3 alpha. And what should I multiply here? 5 beta. And what should I multiply here? Minus 7, and we would be through. If I multiply them, this is a true equation, this is a true equation, this is a true equation. If I add them, what would I get? A L4 plus B L3 plus C L2 plus D L1. Logic clear? So this method, if I play on with Newton power sum with different coefficients, it will not be valid for things above line. मतलब for things lesser than the degree it has. It will not be valid for lesser than the degree it entails. अगर cubic है तो it will not be valid for 3. If power 4 है तो it will not be valid till 4. But it will be valid for higher powers. It will be valid for, so if I say AL 1000, AL plus BL 999 plus CL 998 plus D 997 would be equal to 0. That is a true statement. So for higher powers, no matter what the coefficient we have in the Newton power sum, it would be true. So it will not be true for below the line or the degree of the equation, उससे नीचे वाली equation से। जैसे अगर cubic equation है तो L3, L2, L1 will not be valid. अगर 4 डिग्री है तो L4, L3, L2, L1 को निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें नहीं पता अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है। ये सारी चीजें तो सिमेट्री के तहत कर रहे हैं। जैसे ही मैं अल्फा माइनस बीटा की बात करूंगा, जैसे अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा माइनस बीटा निकाला था तो हमने क्या एज्यूम किया था? अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तभी ना उसको पॉजिटिव मान लिया था कि अल्फा माइनस बीटा इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। बट इन रियलिटी डू वी नो व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा? तो चलो यहाँ पे अल्फा बीटा था, उसमें उतनी परेशानी होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अल्फा बीटा गामा में हम क्या करेंगे? किसको पहले मानेंगे, किसको दूसरे मानेंगे, किसी को तीसरे मानेंगे? तो उसमें फिर अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा विल हैव डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। तो ये जो कोफिशिएंट्स का प्ले होगा, व्हेन न्यूटन पावर सम में कोफिशिएंट्स का प्ले आता है, तो इट इज ओनली वैलिड फॉर हायर पावर्स। ठीक है? तो जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे तो हायर पावर्स देकर खुश हो जाना, क्योंकि वो सवाल आसान है। लोअर पावर्स में वो सवाल एक्सट्रीमली डेंजरस होगा और ट्रैप बनेगा, और हो सकता है चौथा ऑप्शन लिखा हो नॉट पॉसिबल। अगर मैं पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा माइनस 5 बीटा, 3 अल्फा प्लस 5 बीटा माइनस 7 गामा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इफ आई आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर माइनस 7 गामा स्क्वायर, व्हाट यू वुड राइट? नॉट पॉसिबल। फिर मैं पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा क्यूब plus 5 beta cube minus 7 gamma cube, not possible. But the moment I go 3 alpha to the power 4, 5 beta to the power 4, minus 7 gamma to the power 4, the answer is हमें निकाल सकते हैं, right? And we will be using Newton power sum. Understood? तो अब आ जाते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। तो यहां पे क्या दिख रहा है? ये हायर पावर के लिए है, तो विल दिस बी ट्रू? दिस विल बी ट्रू। सो आई कैन से T10 minus 6 T9 minus 2 T8 equals to 0. So what will be the answer? तो ये उधर चला जाएगा, सो 2T9 है, सो आंसर वुड बी 3। द आंसर वुड बी 3। देखो क्या करेंगे हम?
T10 minus 2T8 is equal to 6T9. We need to divide by, ठीक है, क्लियर? आप एक बात कह रही थी कि सर कर सकते हैं सॉल्व, है ना? ओनली फॉर क्वाड्रेटिक। द मोमेंट यू गो इनटू द क्यूबिक, फिर तुम फिर नहीं कर पाओगे, है ना? एक्चुअली इस तरीके के सवाल क्वाड्रेटिक के लिए ज़्यादा जानबूझ के दिए जाते हैं कि जो बच्चों को न्यूटन पावर सब नहीं पता, एटलीस्ट वो मेहनत करके तो निकाल लें, है ना? ठीक है। एक IIT JEE एडवांस में सेम फंडे पे क्वेश्चन आया था, वो मैं भी दिखाऊंगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो मैंने 6 दिया है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ JEE एडवांस्ड। IIT JEE 2017 का एडवांस सवाल है। आइए आ गया। दिस इज एन IIT JEE टू एडवांस प्रॉब्लम, नॉट मेंस। आपको पता है ना IIT JEE 2 स्टेज में होता है, मेंस और एडवांस। दिस इज एडवांस प्रॉब्लम। जो देखो क्या है, पहला सवाल आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। अच्छा, ये न्यूटन पावर सम का सवाल नहीं है, क्योंकि आगे P और Q लिखा है। अगर P और Q नहीं लिखा हो तो ये किसका सवाल है? न्यूटन पावर सम। न्यूटन पावर सम हर पावर के लिए वैलिड है, लेकिन न्यूटन पावर सम के अगर कोफिशिएंट्स को छेड़छाड़ किया जाए तो जो भी डिग्री ऑफ इक्वेशन है उससे ज्यादा पावर के लिए वैलिड है। तो ये क्या दे रहा है? A12 की वैल्यू मांग रहा है। ए मतलब P अल्फा टू द पावर 12 प्लस Q बीटा टू द पावर 12 है। तो देखने में ज्यादा खतरनाक लग रहा है, बट ये आसान है एक्चुअली में। अगर मैं पूछूं P अल्फा प्लस Q बीटा की वैल्यू निकालो तो फिर वो मुश्किल सवाल हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अल्फा क्या है बीटा क्या है। मैं किसको P से मल्टीप्लाई करूं, किसको Q से मल्टीप्लाई करूं, राइट? तो अब क्या करेंगे? विल जस्ट, इक्वेशन क्या है? मुझे क्या चाहिए? A12 माइनस A11 माइनस 1 इक्वल्स टू, तो A12 क्या हो जाएगा? A10। A12 क्या हो जाएगा? A11 प्लस A10। बी ऑप्शन, है ना? ठीक है, आसान सा सवाल था। आसान नहीं लगा ना बच्चों को? बच्चों को समझ ही में नहीं आया कि क्या सवाल है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें नॉर्मली बच्चे बात नहीं करते हैं, टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं मिलता है कि न्यूटन पावर सम के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन जिसने भी पढ़ा होगा वो जल्दी कर गया होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा काफ़ी टाइम लगाया होगा इस सवाल को हैंडल करने के लिए, है ना? इसके दो पार्ट में थे, मतलब एक सवाल नहीं था। अभी नेक्स्ट सवाल है। ये तो बहुत ही आसान सवाल था अगर उसको फंडा पता है तो, राइट? सवाल समझ में आ रहा है ना? सिंपल क्वेश्चन है। लेट पी क्यू बी इंटीजर्स, ये कोफिशिएंट्स को इंटीजर्स बता रहा है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? एक फैक्ट दे रखा है, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स एंड ए प्लस बी रूट 5 इक्वल्स टू 0, देन ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 0, है ना? ये आप क्लास 9th में ही पढ़ते हो, लेकिन फिर भी ये इतना फाइनर एस्पेक्ट है कि वी मिस आउट। देखो ये क्यों दिया था, क्योंकि जो नेक्स्ट सवाल है इसी का जो सेकंड पार्ट है, देखो क्या है। देखो, लेट पी क्यू बी इंटीजर्स एंड अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहां पे A4 की वैल्यू दे रखी है। A4 के लिए ट्रू है क्या? A4 के लिए स्टेटमेंट, और A4 वुड बी इक्वल टू A3 प्लस A2, ट्रू और फॉल्स? पक्का? एंड A3 वुड बी इक्वल टू, ठीक है, राइट और रॉन्ग? अब मुझे बताओ A2 वुड बी इक्वल टू A1 प्लस A0, ट्रू और फॉल्स? क्यों?
हम्म। देखो जैसे अगर मैं कहूँ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इक्वल्स टू 0 और बीटा स्क्वायर माइनस बीटा minus 1 equals to 0 if I multiply with P and if I multiply with Q. So P alpha square plus Q beta square minus P alpha plus Q beta, and this will be equal to minus P plus Q. अल्फा टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा और बीटा टू द पावर 0, तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज A0. सो पूरी कहानी समझो क्या हो गया, A2 प्लस A1 और A2 को मैंने क्या लिख दिया A1 प्लस A0, और इस A2 को भी क्या लिख सकता हूं A1 प्लस कितने A1 के कितने A0, 3A1 प्लस 2A0. इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है क्या, राइट और रॉन्ग, पक्का. सो मैं कह सकता हूं 3A1 प्लस 2A0 इक्वल्स टू 28. ये बात समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक किसी को कोई डाउट है, पक्का. देखो कैसे हो रहा है, तुम यहां पे अबव द लाइन का फॉर्मूला लगा रहे हो. अबव द लाइन मतलब इट इज वैलिड फॉर 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो यू आर राइटिंग A4 एज A3 प्लस A2 एंड A3 को तुम फर्दर ब्रेक कर रहे हो A2 प्लस A1 में, और फिर A2 को फर्दर ब्रेक कर रहे हो A1 प्लस A0 में, है ना. यहां पे तुम इसलिए कर पा रहे हो ये चीज क्योंकि ये जो चीज है वी आर इंटरेस्टेड इन A0 क्या है P प्लस क्यू, और A1 क्या है P अल्फा प्लस क्यू बीटा. दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट हमारे लिए. हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट क्या है, P अल्फा प्लस क्यू बीटा की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि हमें पता नहीं अल्फा क्या है बीटा क्या है, हमें नहीं पता है. बट इफ यू नोटिस क्लोजली दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को पहचानते हो, व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, the roots are going to be irrational numbers. The roots are going to be irrational numbers. Right or wrong? Both the roots are going to be irrational number. और तभी उसने ये फैक्ट दिया है a plus b root 5 equals to. ये फैक्ट देने की जरूरत नहीं थी सिंस दिस क्वेश्चन वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बच्चे घबरा जाएंगे यहां पे पहुंच के कि अब क्या करें, तो इस चीज को हिंट देने के लिए फैक्ट दिया गया कि यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इरेशनल नंबर, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने इरेशनल नंबर की प्रयोग नहीं की, तो कहीं ना कहीं अभी जाके अटके हैं. 3A1 प्लस 2A0 इक्वल्स टू 28. ओके, नाउ कमिंग टू द थिंग, इसको मैं मिटा दूं नीचे वाली चीजों को, सो बिकॉज दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट. देखो अब यहां से थोड़ा सा हमें स्लोली ट्रीट करना है. 2A0 को हम लिख सकते हैं 2P प्लस क्यू, राइट और रॉन्ग. ओके, 3A1 को हम 3 बाहर रखो, A1 को मैं लिख सकता हूं P अल्फा प्लस Q बीटा. What is the sum of roots? What is sum of roots? 1. So what I can do, this is equal to what? 28. So what I can do, 2P plus 2Q plus 3P into Q into 1 minus alpha is equal to
अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नाउ वी नो देर इज अ फाइनर थिंग हियर. P and Q are integers. So you have the story somewhere P, Q integers and alpha as irrational number. So integer plus irrational number is turning out to be a integer. So here the magic will come. कि integer would be equivalent to integer and irrational part would be equivalent to irrational part. But do we have any irrational part on the right side? Which means things will turn out to be 0. तो अब देखो क्या होगा. यहाँ पे देखो पहले पहले हम उस पार्ट को देखते हैं जिसमें अल्फा नहीं है. 2p 2q q इंटू 1 यहाँ पे भी अल्फा नहीं है, सो 3q. सो 2p प्लस 5q डज नॉट हैव एनी अल्फा. राइट और रॉन्ग? ठीक है. सो 2p प्लस 5q इज नॉट हैविंग एनी अल्फा. और अल्फा इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3p माइनस q. 3p माइनस 3q. 3p minus 3q is equal to 28. Now what you can say about the equation? What you can say about the equation? Definitely 2p plus 5q equals to, and 3p minus 3q equals to 0. 3p minus 3q equals to, then only you would be able to get the integer, no? That is why this funda is given. That if a and b are rational numbers, a plus b root 5 equals to, people, अगर लेट से ये चीज नहीं लिखी हुई होती, they would have really got scared कि अब क्या करूं, है ना? और उनको 9th क्लास का वो फंडा याद नहीं आता कि भैया a प्लस बी रूट 5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है a और b दोनों 0 है. तो यहां से आपको दो इक्वेशन निकल के आता है. कौन से दो इक्वेशन? 2p प्लस 5q इक्वल्स टू 28 एंड p इज इक्वल टू q. p इज इक्वल टू, देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए उन्होंने आसान सा वेरिएबल दे दिया. यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकते थे, बट दे हैव पुट द नंबर्स वेरी इजी. सो p इज इक्वल टू q हो गया, तो यहाँ पे डाल दो 7q इज इक्वल टू, सो q इज इक्वल टू 4. हमें क्या चाहिए? मतलब 4 इंटू 3. सो द आंसर वुड बी 12. ये दो सवाल थे एंड कुड हैव लाइक, जो भी बच्चों ने सॉल्व किया होगा, एक तो बहुत कम बच्चों ने सॉल्व किया होगा, और जो जिसने भी सॉल्व किया होगा उसने अलग लेवल की डिफरेंस क्रिएट कर दी होगी अपने कॉम्पिटिटर से, है ना? एक उसने जल्दी सवाल खत्म कर दिया होगा, और दूसरा ये दोनों सवाल काफ़ी अच्छे मार्क्स के थे. दो पार्ट था ना, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन था. तो किसी कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन को एक बार में उड़ा देना इज अ वेरी, और इसमें आप देखोगे कैलकुलेशंस नहीं है, इसमें फाइनर अंडरस्टैंडिंग लग रही है. बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन देख के ही डर गए होंगे कि भैया ये सवाल क्या है ना? और जो जो न्यूटन पावर सम पढ़ा होगा वो भी सेकंड में वो कर गया होगा, स्टम्बल अपॉन किया होगा. लेकिन सिंस ये क्वाड्रेटिक था एंड वी कुड हैव इजीली डिकोडेड, क्योंकि उसके टीचर ने बताया होगा कि भैया छोटे नंबर्स के लिए कोफिशिएंट्स आके केम चेंज कर देता है. बट दीज वर प्रिटी सिंपल वंस, सो हम बड़े आराम से कर पाए. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम न्यूटन पावर सम एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट पोर्शन. देखो क्या है. देखो ये लग नहीं रहा है न्यूटन पावर सम का सवाल, नहीं लग रहा है, लेकिन गौर से देखो, दिखना शुरू होगा. दिखना शुरू हो गया. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा. इक्वेशन नहीं है ना, बट अल्फा बीटा दे रखा है. लेकिन अल्फा बीटा दिया तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं ना. अल्फा क्या है, बीटा क्या है? सो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? 2. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट? -2. सो द इक्वेशन वुड बी, राइट और रॉन्ग? अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? इफ P12 प्लस CP10 अपॉन BP11 इज इक्वल टू 1. तो मतलब कहीं ना कहीं चीजों को मैं P12 पे ले जाना है. अच्छा, अगेन ये न्यूटन पावर सम नहीं है, कोफिशिएंट सेम नहीं है,
बट हायर डिग्रीज के लिए वैलिड होगा। तो मैं कह सकता हूं P12 माइनस 2P11 माइनस 2P10 equals to 0. So I can say P12 minus 2P10 2P, which means P12 minus 2P10 upon 2P11 equals to 1. अब बताओ क्या है B और क्या है C? So the answer would be 0. Right? तो इस तरीके से छुपे छुपे सवाल आते हैं। थ्योरी कभी भी एज इट इज नहीं पूछी जाती। दे ऑलवेज लुक फॉर द पीपल जो उस थ्योरी को इंटरलाइज कर चुके हैं एंड दे कैन एक्चुअली लुक एट इट। ठीक। सो न्यूटन पावर सम का ये फाइनल एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया। इसे नोट करके रखना, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर इन द बुक्स और एनीवेयर, है ना। जब तुम IIT JEE की जर्नी पे जाओगे तो ज़रूरी नहीं है ये चीज़ दिखे दोबारा। तो बहुत सारी चीज़ें जो IOQ में आपसे बात हो रही है वो ज़रूरी नहीं है दोबारा आपको दिखे, इसलिए यू हैव टू कीप नोटिंग डाउन एवरीथिंग। तभी मैंने कहा है कि वो जो नोटबुक बनाओ 3-4 साल के लिए बनाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब भी बात हो ऑलवेज लुक इनटू दोज नोटबुक्स। ठीक है। ओके, पहला सवाल ये क्या हो गया? हाँ, यू डोंट हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपको देखते ही सॉल्व हो जा रहा होगा। पहला सवाल देखो क्या होगा आंसर। P इंटू एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस आर एक्स माइनस पी क्यू माइनस आर क्यू माइनस पी इक्वल्स टू एस इज इक्वल टू एक्स, है ना। आपका डेनोमिनेटर p माइनस क्यू पी माइनस आर है, तो इफ यू पुट x इज इक्वल टू p, न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, यहाँ पे p अकेला खड़ा हो जाएगा, एंड यहाँ पे p डालोगे तो ये गायब हो जाएगा, इक्वल्स टू p। सो x इज इक्वल टू p इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। कितने बच्चे देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू p? x इज इक्वल टू p इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। कितने बच्चे देख पाए इस बात को? थ्रू सिमेट्री यू डोंट हैव टू एक्चुअली सॉल्व इट, राइट। कितने बच्चे देख पाए x इज इक्वल टू q इज ऑल्सो द सॉल्यूशन? ठीक है। कितने बच्चे देख पा रहे हो कि x इज इक्वल टू r इज नॉट द सॉल्यूशन? यहाँ पे मैं r डालूंगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे r डालूंगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे लेकिन r बच जाएगा, 0 r नहीं, नॉट पॉसिबल, है ना। सो इसमें साफ दिख रहा है कि 2 रूट्स है, 2 रूट्स हैं और r इज नॉट द सॉल्यूशन, r इज। अब आप सोच रहे हो कि सर r के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। यहां से एक इंटरेस्टिंग थ्योरी डेवलप होती है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मोर देन 2 रूट्स हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मोर देन 2 रूट्स हैं, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, आइडेंटिटी है। क्या है? ये 3 वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, एक्सप्रेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटी। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक मशीन जिसमें x है, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी वैल्यू पुट करोगे आउटपुट निकलेगा। सो इनपुट आउटपुट, सो एक्सप्रेशन इज लाइक अ मशीन। इक्वेशन इज लाइक 2 एक्सप्रेशंस व्हेन दे आर इक्वेटेड। तो सर्टेन वैल्यूज पे ये 2 एक्सप्रेशंस इक्वल होंगे, तो वो जो वैल्यूज होंगी उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। नाउ आइडेंटिटी इज ऑल्सो एन इक्वेशन, identity which is true for all real values, which is true for all real values। तो हम जैसे देखेंगे पहला इक्वेशन, हम देखेंगे कि अच्छा P इसको सॉल्व कर रहा है, Q इसको सॉल्व कर रहा है, R इसको सॉल्व नहीं कर रहा, तो वी कैन बी श्योर दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। बट लुक एट द सेकेंड प्रॉब्लम।
बताओ इसमें कौन कौन से रूट्स दिख रहे हैं तुम्हें? ए दिख रहा होगा, बी दिख रहा होगा और सी भी दिख रहा होगा। और सी दिखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है? आइडेंटिटी है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे डी भी डालूं तो भी ट्रू होगा, मतलब इसमें मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं, दिस इक्वेशन विल बी वैलिड। तो कहीं ना कहीं नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट और रॉन्ग? तो जब भी आपका क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी आपके आंखों के सामने आए, जब मैं कहूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज वैलिड फॉर मोर देन 2 रूट्स, तो इसका मतलब है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, है ना? तो जब तुम इसके साथ भी क्रिस क्रॉस करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर, दैट द इक्वल टू 0, एवरीथिंग विल बिकम 0। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज वैलिड फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत ऑब्वियस सी बात लगती है, बट जब क्वेश्चन आता है तो नहीं सॉल्व होता है। ये कहां चला गया? कहां चला गया? क्या करूं? क्या क्या करके? ऑफ करके ऑन? ये हो जाता है क्या? ओके, सो यहां से हम लोग, अगर आप तुम देखोगे तो लास्ट प्रॉब्लम में हमने जो न्यूटन पावर सम का जो लास्ट प्रॉब्लम था, जो जेई एडवांस का था, वहां पे हमने कुछ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया था कि रूट्स रैशनल है कि इरैशनल है। तो अब कहीं ना कहीं हम आइडेंटिटी के बाद कहाँ पे बढ़ेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। आप लोगों को 10वीं क्लास में नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाया जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा सा और बहुत ही बच्चों वाला बताया जाता है। तो अभी चीज़ों को हम फाइनल एस्पेक्ट पे ले जाएंगे। चलो पहले ये क्वेश्चन जल्दी से कर दो। प्रूव दैट फॉलोइंग आर आइडेंटिटीज एंड नॉट इक्वेशंस। आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 2 वैलिड है, 4 वैलिड है, 0 0, यहां देखो 4 माइनस 1 प्लस 2 वैलिड, 5 वैलिड है। तो डेफिनेटली जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 रूट्स आ जाएं, इस वो मतलब अगर तुम सबको बैलेंस आउट करोगे तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? ए के लिए ट्रू है, बाई सिमेट्री दिख रहा है, बी के लिए भी ट्रू है, सी के लिए भी ट्रू है, बट ये स्टेटमेंट किसी के लिए भी ट्रू है। दैट इज द मैजिक, दैट इज द मैजिक। लेकिन आप बाई जस्ट बाई लुकिंग एट इट यू कैन से अच्छा ये डेफिनेटली क्या है? आइडेंटिटी है ना? तो कभी कभी ये जो आईज है ऑफ सिमेट्री, अगर आपको याद होगा मैं फैक्टराइजेशन में सिमेट्री और पैटर्न पे बहुत ज़्यादा वो दे रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी एज ए क्वेश्चन नहीं आएगी, ये सब चीज़ें आपको कुछ सॉल्व करते करते सामने आ जाएगा। और जब आ जाएगा फिर आप देखोगे यार ये 2 डिग्री और 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो घबरा जाओगे अगर ये थ्योरी नहीं जानते हो। लेकिन ये थ्योरी जैसे आएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा 3 के लिए ट्रू है, इसका मतलब बाकियों के लिए भी ट्रू होगा। व्हाट अबाउट सी? ए बी सी तीनों के लिए ट्रू है, इसका मतलब सबके लिए ट्रू होगा। ठीक है, ओके। अब इसका आंसर बताओ। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स, ट्रू स्टेटमेंट पक्का? फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल इफ वाई फॉल्स?
नहीं तो रूट्स आर रियल है, ट्रू होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। हाँ, मेरा सवाल है, कहीं पे भी लिखा है कि एबीसी रियल नंबर है? जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे, जैसे कि आयोक्यू में कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा, है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स भी कॉम्प्लेक्स होते हैं और कोफिशिएंट्स भी। तो जब जो भी चीज़ तुम जो 10वीं क्लास का पढ़ रहे हो उसमें कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं कि ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं कह दूं, ये क्या हो रहा है, इसके रूट्स क्या होंगे, आयोटा, है ना, एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, माइनस आयोटा 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1, माइनस से प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, -4 प्लस रूट्स आर इक्वल। बट यहां पे जो डी ग्रेटर ओनली वी हैव टू मेक श्योर दैट ए बी सी आर रियल नंबर्स। क्वेश्चन में ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो जाएगा, और जैसे ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स की दुनिया से आप बाहर चले जाओगे। यू कैन नॉट अप्लाई नेचर ऑफ रूट्स डायरेक्टली। व्हाट यू कैन डू, यू कैन एनालाइज ईच एंड एवरी केस टू कमेंट ऑन दैट, ठीक है। तो इसलिए ये फाइनर एस्पेक्ट है, इस चीज पे ध्यान रखा जाता है। ट्रू फॉल्स के सवाल में जानबूझ के, अगर आईआईटी जेई या आईओक्यूएम का ट्रू फॉल्स है तो वो डेफिनेटली एक फाइनर एस्पेक्ट पे पूछ रहा होगा, ठीक है। सो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड दैट। चलो ये करो, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, एबीसी इज ऑलवेज सी, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, एंड राइट द कंडीशन फॉर विच रूट्स आर रियल, के लिए क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और व्हाट अबाउट रियल एंड डिस्टिंक्ट, strictly greater than 0, and what about this, both are same thing, नॉन रियल। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, नॉन रियल एंड इक्वल और इक्वल, नॉन रियल और इक्वल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल if ABC are real numbers, if ABC are real numbers। मैं क्या बोला, जब जैसे ही ABC कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट होल सिनारियो एंड थिंक, एनालाइज इंडिविजुअली, ठीक है। हम लोग वो थ्योरी बना ही नहीं रहे हैं, जब ABC कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो क्या, वो तुम एनालाइज करोगे, ठीक है। अभी हम जनरलाइज कर रहे हैं व्हेन ABC आर रियल नंबर्स, ठीक है। इसका बताओ, ax square plus bx plus c equals to 0, abc are real number and a is not equal to 0. Write the condition for which roots are of opposite sign. Roots are of opposite sign. When do we know roots are of opposite sign? The product should be negative. The product should be, तभी तो roots are of opposite sign. तो हम क्या लिखेंगे, c by a, if c by a is negative, the roots would be opposite. इसके लिए क्या करेंगे,
हाँ, सी बाई ए, आर यू श्योर? तब भी होंगे, फिर इसका मतलब कुछ, एंड सम ऑफ रूट्स, ठीक है, अभी भी गलत है। देखो सी बाई ए पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, हाँ, क्या क्या? अच्छा ठीक है, ये कर ले भाई, इतना क्यों परेशान हो रहा है? ठीक है, रूट एग्जिस्ट करता है? रूट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? इक्वल टू भी होगा। समझ में आ गया? सो सिर्फ सी बाई ए पॉजिटिव से, लेकिन फिर बोलोगे सर पहले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया? पहले क्वेश्चंस में इतने कंडीशंस क्यों नहीं लगाए? देखो सम ऑफ रूट्स के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते अगर दे आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर मैं ये लगाता हूं तो मैं वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा हूं, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। लगाने से कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, बट मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। कोई बता सकता है क्यों? यहां पे तो नहीं था ना, यहां पे तो गलती हो जाती, अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो गलत आंसर आ जाएगा, है ना? बट यहां पे ये जो पिंक है, ये अगर मैं लगाता हूं तो गलत नहीं कर रहा हूं, टाइम वेस्ट कर रहा हूं। कोई बता सकता है क्यों? द मोमेंट यू से, द मोमेंट यू से कि C बाई ए इज नेगेटिव, इसका मतलब A और C अपोजिट साइन का है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, अगर A और C अपोजिट साइन का है तो AC क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव will be positive, so it will be just a waste of time. The moment I know roots are of opposite sign, roots तो exist करेगा ही करेगा, root तो exist करेगा ही करेगा। Understood? So इसलिए हमने फर्स्ट में ये लिख दिया था, और सेकंड में आप लोग यहां पे रुके थे, फिर एक बच्चे ने बोला नहीं सर निगेटिव का, तो फिर बच्चे को लगा कि सब कुछ देख चुका है, फिर बोला नहीं सर ये भी लगाना होगा। ठीक है, सो ऑल द थ्री कंडीशंस नीड टू बी। कुछ बच्चे यहां पे आगे बढ़ जाएंगे गलत, कुछ बच्चे ये दोनों को मिला के बढ़ जाएंगे गलत, कुछ बच्चे, जो बच्चा ऊपर भी ये लगा दिया था उतने कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन टाइम वेस्ट। अब जैसे क्या कहते हैं, मैं ना बच्चों से ये सवाल भी पूछता हूं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 300 पाई एक्स माइनस पाई टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0, बताओ रूट्स रियल होंगे कि नहीं? अब बच्चे लोग परेशान हो जाएंगे। भैया परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, रूट्स वुड बी रियल, बोलने की सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, साइन अपोजिट्स हैं, है कि नहीं? बच्चे लोग कैलकुलेट करेंगे, पाई टू द पावर 4 की वैल्यू निकालनी होगी क्या, उसकी वैल्यू निकालो, उसे निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं बोथ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो अभी भी चलेगा, सी बाई ए पॉजिटिव, सम ऑफ रूट्स एंड, है ना? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना? जस्ट टू शो कि अगर तुमने ये नहीं किया तो। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? बोथ रूट्स आर ऑफ,
So we are not interested whether you are positive or negative. We are just interested d greater than equal to 0 and बस ये जो दो सिचुएशन था वो ये सिचुएशन इसी तीनों को डिफरेंशिएट कर रहा था. अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इसका मतलब ही कुछ नहीं है. माइनस बी माइनस बी बाई ए पॉजिटिव माइनस बी बाई ए नेगेटिव. अंडरस्टूड? क्लियर? अब बताओ. रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब तू बता. मतलब 4 और -4, 3 और माइनस, दे आर ऑफ अपोजिट साइन बट, तो बताओ क्या होगा. रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट का टेंशन नहीं है. सी बाई ए नेगेटिव एंड बी इक्वल्स टू 0 क्योंकि सम ऑफ रूट्स 0 हो जाएगा. या माइनस बी बाई ए लिख दो, बट डिनोमिनेटर में तो ऐसे ही हो जाएगा ना खेल. तो मतलब जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिसिंग होता है ना, जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिसिंग होता है और सी बाई ए नेगेटिव होता है, सी बाई ए, तो आपको ये कहानी मिलती है. अब क्या है, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन ना, तो डिस्क्रिमिनेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है. रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन बट नेगेटिव रूट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड, तो सी बाई ए तो नेगेटिव अभी होगा. एंड क्योंकि नेगेटिव का वर्चस्व ज्यादा है, -7 + 3 -9 + 4, so the sum would eventually be negative. और इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट लगाने की आवश्यकता, क्योंकि वो ऑब्वियस ट्रू स्टेटमेंट है कि b² - 4ac विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बोथ रूट्स आर रियल है ना, पहला क्वेश्चन. फिर बोथ रूट्स आर नॉन रियल, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन. तुम लोगों ने इन इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं किया है क्या? ओके. इनइक्वालिटी क्या है ना, क्वाड्रेटिक में थोड़ा बहुत क्या है ना, चलो ठीक है, उतनी ही की जरूरत है. देखो, पहली वाली कहानी तो आप लोग सबको पता है, x - a इंटू x - b इक्वल्स टू 0 है, तो x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू, जब ये कहानी आती है x - a इंटू x - b ग्रेटर देन 0, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो. नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये a है, ये b है, कंसिडरिंग b इज ग्रेटर देन a, ठीक है, तभी राइट साइड में. जब भी इस तरीके की चीजें हो, आपको पता है a पे 0 है और b पे 0 है. अगर आप b से राइट कोई भी नंबर डालोगे, b से राइट कोई भी नंबर डालोगे, तो इट वुड बी अ पॉजिटिव नंबर, इट वुड बी अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, सो इट विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव. राइट और रॉन्ग?
ए से कोई भी छोटा नंबर डालोगे, नेगेटिव 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 इंटू नेगेटिव, राइट। ए से बड़ा और बी से छोटा डालोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हो जाएगा? तो अगर आप देखोगे तो इसे हम कहते हैं वेवी कर्व। आपको वेवी कर्व में आराम से अच्छे से समझाऊंगा, बट आप ये कह सकते हो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, बिलो नेगेटिव अबव वाई एक्सिस पे ऐसे ही होता है ना। तो ग्राफ, अभी मैंने ग्राफ आपको सिखाया नहीं है, ऑल्दो क्या कहते हैं इस चैनल पे क्लास 10th की एनसीईआरटी सेशंस में मैंने ग्राफ को काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझाया, पैराबोला एंड ऑल। बट अभी इसको इस तरीके से समझो कि अगर ये इक्वेशन आता है, इन इक्वेशन आता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो मुझे पता है कि b के राइट पॉजिटिव है और a के लेफ्ट पॉजिटिव है और नीचे a और b के बीच में। तो इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा? अगर मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखूं तो मैं कह सकता हूं x लेस देन a और x ग्रेटर देन b, राइट और रॉन्ग? x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? x इज ईदर लेस देन a और x इज ग्रेटर देन, तभी ये इनइक्वालिटी ट्रू होगा। और इसका क्या मैं आंसर लिखूंगा? राइट और रॉन्ग? और इसका मैं आंसर क्या लिखूंगा? राइट? और इसका क्या आंसर लिखूंगा? ये बात समझ में आता है? पक्का? इस सिंबल से तुम फैमिलियर, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो, बट इस सिंबल्स को पहचानते हो, इसे रेगुलर लाइफ में बार बार यूज नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, बट दिस इज वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड, राइट? अब जैसे जैसे तुम इक्वेशन ज्यादा सॉल्व करोगे तो आपको ये सब चीजें बड़े आराम से फ्लो करेगी। अच्छा, इस पूरी कहानी को, इस कहानी को मैं ऐसे भी लिखता हूं। इस कहानी का दूसरा तरीका लिखने का है, वो ये होता है x बिलोंग्स टू, क्या होता है? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी, a से लेफ्ट क्या है? माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से a, ब्रैकेट देखो क्या है? कर्व ब्रैकेट है, इसे हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या कहते हैं? ओपन ब्रैकेट का मतलब है जो बाउंड्री पे चीजें रखी हुई है वो इंक्लूडेड नहीं है। और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? बाउंड्री की चीजें इंक्लूडेड हैं। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a, मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी और a के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं सोच सकता हूं, उसको मैं किस में इनक्लोज करूंगा? और को हम लिखते हैं यूनियन की तरह। क्या लिखते हैं? ये सेट का एग्जाम्पल, सेट थ्योरी का पार्ट है यूनियन इंटरसेक्शन। तो अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसको हम कैसे लिखेंगे? यूनियन की तरह, ऐसे जस्ट यू। ठीक है, क्या लिखेंगे? यू। जैसे आप लोग परमिटेशन कॉम्बिनेशन की क्लासेस देखे, उसमें मैंने और की बात की थी और एंड की बात की थी। और में क्या होता है? सारे केसेस को हम इंक्लूड करते हैं। एंड में क्या होता है? कॉमनैलिटी निकालते हैं। तो ये और है, ये क्या है? और इन्वर्टेड यू क्या होता है? एंड, जो इंटरसेक्शन की बात करेगा, जो इंटरसेक्शन की बात करेगा। तो अभी बस सिंबल से फैमिलियर हो जाओ, विथ टाइम अपने आप गाढ़ी होती चली जाएगी। इसका मतलब समझ में आया? पक्का? Infinity will always be considered open. Why? Because infinity is not a number. We don't know what infinity is. So infinity हमेशा किस में रहेगा? कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट इंफिनिटी के साथ आपको नहीं दिखेगा इंफिनिटी में। और अगर मुझे ये लिखना है तो ये क्या होगा? x belongs to both are open. Both are, which means all real numbers between a and b, but a and b not included. इसका क्या मतलब होगा?
ए इज इंक्लूडेड, ठीक है, और इसका क्या होगा, x बिलोंग्स टू, ठीक है। तो आपको इस ब्रैकेट का मतलब समझ में आया, इस ब्रैकेट का मतलब समझ में आया, सेमी क्लोज या सेमी ओपन, इस ब्रैकेट का मतलब समझ में आया, सेम है। यहां पे पहला बंदा इंक्लूडेड है, आखिरी बंदा इंक्लूडेड, यहां पे पहला बंदा इंक्लूडेड नहीं है, आखिरी बंदा, और ये क्या है, ओपन। और इसमें हमेशा पहला जो नंबर होगा वो दूसरे नंबर से छोटा होगा, ठीक है, नंबर लाइन की थ्योरी, जो नंबर लाइन पे पढ़ते हो, लेफ्ट में ए, राइट में बी। अच्छा, एक और सिंबल है जो आपको मैं बता देता हूं, ऐसा भी दिखेगा, इसका आंसर ये होगा, बताओ क्या है ये। कर्ली ब्रैकेट का मतलब है सिंगलटन ब्रैकेट कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स लिखे हुए बस वही है, जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वही पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत। अगर मैं तुमसे कहूं x-3 ग्रेटर देन 0, ये तो बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर मैं कहूं x-3 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0, इसे भी सॉल्व कर लोगे। और मैं कहूं x-3 इंटू x-2 इंटू x-5, इसे कैसे सॉल्व करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है, 5 3 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेयर यू आर फाइंडिंग द पॉजिटिव, 2 and 3 एंड सो, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, इक्वल टू 0 होता तो 2 और 3 इंक्लूड करते, 5 इंक्लूड करते, लेस देन 0 होता तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 to 5। तो कहीं ना कहीं आपको जब भी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी जितना भी दिया हो, ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है, सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट राइट ऑन द नंबर लाइन ऑन द राइट ऑर्डर, start with positive negative positive negative positive negative and you would be able to see that, right। अभी मैं इसके फाइनल एस्पेक्ट में आऊंगा, अभी मैं बस बेसिक्स बता रहा हूं। आई टेक वेवी कर्व क्लास ऑल टुगेदर सेपरेटली, जिसमें वेवी कर्व के और भी बहुत फाइनल एस्पेक्ट समझेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसे इक्वेशंस आते हैं, x-3 इंटू x-2 अपॉन x-5 ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी सेम फंडा, 5 3 2 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड you would create a hole here, you would create a, why did you create a hole here, denominator, in denominator you cannot have 0। तो जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तुम्हें दिख रहा है होल है, तो तुम उसको इंक्लूड नहीं करोगे, अंडरस्टूड। अच्छा, ऐसा कुछ हो x-3 अपॉन x-5, इसे सॉल्व करना है तो क्या करोगे, 3 5 होल पॉजिटिव, ठीक है। सो नो मैटर x-a इंटू x-b इंटू ऐसे से चलता जाए अपॉन x-p इंटू x-q ऐसे से चलता जाए, सेम फंडा, जहां पे ABCD है
उसमें तो नॉर्मल रहना, पी क्यू आर में होल डाल देना, एंड देन स्टार्ट विथ एक्सट्रीम राइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई विल इंट्रोड्यूस इनइक्वालिटी, तो उसमें हम और इसको डिटेल में बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। हाँ बोलो। हाँ तो क्या हुआ, थ्री तो हमने तो वो कर ही दिया ना, x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव हमने किया, तो ये थ्री है ये फाइव है, यहां पे मैं होल क्रिएट कर रहा हूं, ये एज इट इज छोड़ रहा हूं क्योंकि सवाल कभी कभी ये भी आता है। हाँ, होल नहीं करना है, वो तुम इंक्लूड नहीं करोगे, तुम्हारा होल तुम्हें इसलिए करना है क्योंकि तुमसे गलती ना हो जाए कि डेनोमिनेटर में एक है, न्यूमरेटर की जीरो इज एक्सेप्टेबल टेरिटरी, डेनोमिनेटर जीरो इज नॉन एक्सेप्टेबल, तो कहीं गलती से भी कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए यू विल जस्ट मेक कि भैया ये तो पार्ट ऑफ द गेम ही नहीं है, ये पार्ट ऑफ द गेम ही नहीं है, इसलिए होल करने को कहा हूं। तो होल भी मत करना, क्यों होल कर रहा है, तो सोच ले कि हाँ उसको वो नहीं लेना है ना। होल करने का बस एक प्रोसेस है कि ठीक है। ओके नाउ लेट्स लुक एट दिस। अब ये जो प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन m माइनस वन एक्स स्क्वायर टू एम प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस एम इक्वल्स टू जीरो, फाइंड द रेंज ऑफ m। रेंज ऑफ m समझ में आ रहा है, धीरे धीरे इंट्यूटिव आइडिया आ रहा होगा, बट अभी आएंगे डोमेन रेंज की कहानी क्या होती है वो धीरे धीरे समझेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ m इफ बोथ रूट्स आर रियल। सबसे पहले हमें क्या पता चला है, बोथ रूट्स आर रियल। हम अच्छा रेंज ऑफ m हम निकाल ले तो वी आर बाय डिफॉल्ट कंसिडरिंग m टू बी रियल नंबर्स, तभी रेंज निकाल पाएंगे, अदरवाइज निकालेंगे नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट पता ही कोफिशिएंट आर रियल नंबर्स। अब सवाल है बोथ रूट्स आर रियल, तो सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग क्या पता है बोथ रूट्स आर रियल का, d ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एक तो तुम लगा दोगे d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट इज इट सफिशिएंट, व्हाई इट इज नॉट सफिशिएंट, है क्यों, हमें तो बस ये जानना है ना कि बोथ रूट्स आर रियल और नॉट, इसके अलावा कुछ और लगाने की जरूरत है। एक चीज मिस कर गए, बताओ क्या, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, है ना। m माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जैसे ही m माइनस वन जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, लीनियर हो जाएगा, वो पार्ट ऑफ द गेम है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये नहीं कह रहा होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये नहीं कह रहा होता तो m माइनस वन इक्वल टू जीरो एक्सेप्टेबल आंसर होता। हम देखते रूट्स रियल कहाँ कहाँ पे है, तो लीनियर इक्वेशन का तो रूट्स रियल होता ही है ना, समझ गए। ओके नाउ द क्वेश्चन इज कि भैया d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को सॉल्व कैसे किया जाए, वो भी तो आना चाहिए। 2m प्लस थ्री का होल स्क्वायर दैट इज b माइनस 4m इंटू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या बनेगा, ये 4m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m। किस्मत अच्छी थी, क्यों, है ना। 16m is greater than equal to, so 16m has to be greater than minus 9, so m has to be greater than equal to, एक विल स्टडी, हाँ रूल ऑफ इनइक्वेशंस हम पूरा प्रॉपर समझेंगे कि कब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, कब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। इट्स नॉट लाइक द इक्वेशन स्टोरी। इक्वेशंस में क्या होता है, वॉट एवर यू डू ऑन द राइट डू ऑन द लेफ्ट, थिंग्स वुड बी टेकन केयर ऑफ, परमिसेबल थिंग।
But in an equation, you have to be very, very careful in taking क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन इवन इन इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान रखना पड़ता है कहीं जीरो से हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं. रेसिप्रोकल लेने में क्या करना है, स्क्वायर करने में क्या करना है, लॉग लेने में क्या करना है, साइन लेने में क्या करना है, तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, है ना. तो रूल ऑफ इनइक्वालिटी जब हम इनइक्वालिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे जस्ट आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उस पर बात करेंगे. बट दिस इज सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है. सो यू कैन विद अ कॉमन arithmetic you can guess the answer. M is going to be, and M should not be equal to, देखो ये आंसर इनकम्प्लीट हो जाता ना जैसे ही तुम आंसर इसका क्या लिखते, ऑप्शन, ये पहला क्वेश्चन का ऑप्शन क्या लिखा रहता ऑप्शन ए -9/16 से, और तुम इसको क्लिक करके निकल जाते. बट ये गलत आंसर होता क्योंकि एक्चुअल आंसर क्या होगा, -9/16 से 1 यूनियन 1 से, समझ में आ गया, सही है. इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पहले क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते थे -1 माइनस सिंगलटन. सो दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट. ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है. सो पहले क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आ गया, पक्का. हाँ, ठीक है. ठीक. एंड का मतलब होता है व्हाट इज कॉमन दैट इज ओनली इंक्लूडेड. तो अगर मैं नंबर लाइन में देखूं तो ये कह रहा है -9/16 से ज्यादा चले जाओ, और ये कह रहा है m कुछ भी हो सकता है बट 1 नहीं. तो दोनों में ओवरलैपिंग क्या है, ये कह रहा है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, तो इसमें 1 पे होल लगा हुआ है, इसके इसमें 1 पे होल लगा हुआ है. और ये कह रहा है -9/16 से राइट जितना जाना है जाओ, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है, द होल स्टोरी एक्सेप्ट 1 मिसिंग. राइट और रॉन्ग. अभी और एस्पेक्ट समझ में आएगा तुम्हारा इंटरसेक्शन का, डोंट वरी. रूट्स आर नॉन रियल, वो क्या कि m शुड बी, है ना, इसमें m इज m नॉट एंड नॉट इक्वल टू 1, फिर भी ये आंसर एज इट इज रह जाएगा. बताओ क्यों, क्योंकि ये ओवरलैप कर ही नहीं रहा है. 1 m इज इक्वल टू 1 जो कहानी थी वो इसके जोन में आ ही नहीं रही है, तो ये नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा. सो द फाइनल आंसर वुड बी, तुमने ये नोटिस किया, ये मैंने -9/16 को ओपन नहीं किया, मतलब ओपन रखा, उसमें क्लोज रखा था, इसमें ओपन क्यों रखा, क्योंकि जीरो हम नहीं ले सकते. डिस्क्रिमिनेंट जीरो का मतलब होता है रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है, ओके. अब बताओ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, इसके लिए क्या करेंगे, पहले ही बताओ सिंपल कि क्या क्या इक्वेशन यूज होगा. सबसे पहले m नॉट इक्वल टू 1, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड c/a एंड, ठीक है. अच्छा, ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. m ग्रेटर देन इक्वल टू -9/16, m नॉट इक्वल टू 1 एंड ये आ गया. अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं. c/a क्या होगा, m/m-1 इज, इसका मतलब क्या हुआ, 0 एंड 1. 0 क्यों लिया, m-0, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इससे क्या आंसर निकल के आएगा, -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. लॉजिक समझ में आया, है ना. एक टाइम आएगा कि ये सब चीजें बहुत फास्ट करने लग जाओगे, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल होना जरूरी है. एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस, -b/a, -b/a क्या हुआ,
माइनस 2m प्लस 3m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहां पे क्या है, माइनस है, तो अगर मैं माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो मैं कह सकता हूं 2m प्लस 3 अपॉन m माइनस 1 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, -3/2 कॉमा 1। समझ में आया? -3/2 क्यों किया? इसका रूट होगा -3/2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, वेयर आर वी इंटरेस्टेड, पॉजिटिव और नेगेटिव? वी आर इंटरेस्टेड इन नेगेटिव, वी आर इंटरेस्टेड इन माइनस कॉमा 1। राइट और रॉन्ग? समझ में आई बात? पक्का? ये शुरू में पॉजिटिव था, लेकिन इसको सॉल्व करके हम यहां आ गए थे, तो हमें पता है कि वी आर इंटरेस्टेड इन नेगेटिव रीजन। सो नेगेटिव रीजन क्या है, -3/2 से 1। ठीक है, अब ये जो चार आंसर्स आए हैं, इसके साथ इंटरसेक्शन करना है या यूनियन लेना है? इंटरसेक्शन। दीज आर स्टेजेस, m इज नॉट इक्वल टू 1 एंड d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड चारों कंडीशन एक साथ ट्रू होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो काम चल जाए, चारों को एक साथ ट्रू होना पड़ेगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये मैं मिटा देता हूं, ये मिटा दो, एक मिनट, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे इट बिकम्स अ सुपर इजी प्रॉब्लम। कैसे, देखो, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये m इज इक्वल टू 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, -9/16 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 इंपॉर्टेंट, और क्या है, -3/2। कहां पे पड़ेगा -3/2? यहां पे। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख दिया, पक्का? अब क्या करो, m नॉट इक्वल टू 1 को ये कर दो, क्रॉस कर दिया, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ये पहला सॉल्यूशन है, m नॉट इक्वल टू 1। सही बात है? येलो दिख रहा है m नॉट इक्वल टू 1? ओके। अब लो पिंक, पिंक से मैं क्या करूंगा, -9/16 इंक्लूडेड है, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। इंक्लूडेड है, राइट जाना है लेफ्ट जाना है? राइट जाना है, -9/16 से। ये दूसरा आंसर हो गया। पहला येलो था, दूसरा पिंक था, तीसरा ग्रीन ले लेते हैं। ये क्या है, -∞ से 0, ये 0 है, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, -∞ से 0, राइट और रॉन्ग? और 1 से इंफिनिटी, 1 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, चौथा क्या है, इसको मैं करता हूं ऑरेंज से। क्या है, -3/2 नॉट इंक्लूडेड, और कहां जा रहा है, 1 नॉट इंक्लूडेड। अब बताओ चारों रीजन ओवरलैप कहां कर रहा है? -9/16 चारों पे है, इसके लेफ्ट जाते ही पिंक आउट हो जाता है। ठीक है, 0 नॉट द पार्ट, बट इन दोनों के बीच में सब हैं, इन दोनों के बीच में सब हैं, राइट? यहां पे कुछ कॉमन है? नहीं। यहां पे कुछ कॉमन है? नहीं। सो दिस बिकम्स योर यहां पे होल। सो 0 स्क्वायर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर ब्रैकेट भी ऑप्शन में रहता है, गलत हो जाएगा, पूरा मेहनत करने के बाद आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? -9/16 से 0।
पेशेंस चाहिए होता है, बट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। जैसे ही रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन आएगा तो चीजें थोड़ी और आसान हो जाएगी। कैसे? हमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में दिक्कत की जरूरत नहीं है, c बाई ए बस पॉजिटिव चाहिए और m माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना? तो अगर मैं इस पूरे को मिटा दूं, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन का मतलब होता है m नॉट इक्वल टू 1 एंड का सिंबॉलिक वर्जन क्या होता है? इंटरसेक्शन। ये ध्यान में रखना। अभी मैंने तुमको थोड़ा सा, तुम्हारे ऊपर मैंने 3-4 चीजें फेंक दी है जिसको लेकर तुम्हें अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है। जैसे सेट्स के कुछ फंडे फेंक दिए हैं, इनइक्वालिटी के कुछ फंडे फेंक दिए हैं। सो डोंट वरी, आई विल क्लोज दैट, नॉट टुडे बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होते ही विल गेट इनटू दैट। ओके, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। जैसे ही रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन की बात होती है, c बाई ए लेस देन 0 इज सफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट अपने आप हो जाएगा और सम ऑफ रूट्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, उससे हमको मतलब ही नहीं है कि सम ऑफ रूट्स क्या है, अनटिलनेस वो दे रखा है इक्वल मैग्नीट्यूड, विच वन इज हायर मैग्नीट्यूड। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? c बाई ए। तो दिस इज मच इजियर देन सी पार्ट इन कैलकुलेशन, है ना? इजियर तो वो भी है बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। c बाई ए मतलब m बाई m माइनस वन शुड बी, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रीजन, आई एम इंटरेस्टेड इन, सो आंसर वुड बी 0 से 1। ये हमारे को चिंता का विषय ही नहीं था क्योंकि ये ऑलरेडी इसको एक्सक्लूड करके रखा था। अगर ये इंक्लूडेड होता, लेट से ये होता, तो भी चिंता का विषय नहीं था क्योंकि ये होल बना रहा था, तो भी ये होल बना रहा था। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ध्यान हमें रखना है। आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, और यहीं से नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। देखो क्या है, कॉन्जुगेट पेयर समझते हो? जैसे कॉन्जुगेट पेयर, जैसे इरेशनल नंबर्स होते हैं p प्लस रूट क्यू, p प्लस, तो इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या होता है? p माइनस रूट क्यू। p एंड q आर रियल नंबर्स, p एंड q आर, एंड q इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, q इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक सर्ट का पार्ट है। ये दो कॉन्जुगेट पेयर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका सम और इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? रैशनल नंबर। Two irrational numbers whose sum and products are rational numbers. Two irrational numbers whose sum and product both are rational numbers. We call them conjugate irrational numbers. ठीक है? वैसे ही अगर क्या कहते हैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में a प्लस आयोटा b, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। a एंड b आर रियल नंबर्स, b के आगे क्या लिखा हुआ है? आयोटा। So this becomes a complex number. इसका कॉन्जुगेट होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? जोड़ोगे तो 2a आएगा रियल नंबर, और प्रोडक्ट करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। सो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स whose sum and products are real numbers. Two complex numbers whose sum and products are real numbers, we call them conjugate complex numbers. ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट जस्ट टेल मी कि ट्रू और फॉल्स। इरेशनल रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। irrational roots occur in conjugate pairs if coefficients are x cube minus 2 equals to 0. Roots are irrational. Are they conjugates? No. Irrational roots occur in conjugate if the coefficients are rational and equation is quadratic. ठीक है, अंडरस्टूड? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही अगर एक रूट कॉन्जुगेट, एक रूट इरेशनल है तो दूसरा रूट कॉन्जुगेट होगा इफ द कोएफिशिएंट्स आर रैशनल नंबर्स। इफ द कोएफिशिएंट्स आर
रैशनल नंबर्स। तो इसी की आइडिया पे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे आगे चर्चा बढ़ाएंगे एंड विल ब्रिंग मोर ऑफ कि एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ्स में हम जाएंगे। आज मैंने जैसे वेवी कर्व की बात कर दी है, तो अब ग्राफ के लिए हम थोड़ा सा, बट आप लोग ना जस्ट अ सेक, आप लोग जब इन्फिनिटी विजन प्लस के चैनल पे जाते हो ना, तो एक मिनट में बता देता हूँ। मैं अभी वो महक से भिजवा भी दूंगा आपके ग्रुप पे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जब इन्फिनिटी विजन प्लस पे जाओगे, सो व्हेन यू गो टू द प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी क्लास 10th पे जाना। एनसीईआरटी क्लास, बट बाय द वे दोज लेक्चर्स आर नॉट एनसीईआरटी, those lectures has all the details that why these things are true. Okay, so when you go to NCERT class 10th, introduction to graph, there is a lecture called introduction to graph. उसके बाद लगातार 2-3 लेक्चर्स हैं जिसमें काफी डिटेल से क्वाड्रेटिक ग्राफ्स के बारे में बात की गई है। तो इट स्टार्टेड विथ कार्टेशियन प्लेन एंड देन इट went ahead that why the graph of a square plus bx plus c is a parabolic graph. तो उसको 2x पे देख लेना, जल्दी जल्दी जो रेलेवेंट पार्ट है उसको देख लेना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ग्राफ क्वाड्रेटिक का कैसे बन रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में आसान होगी चीजें समझने की, ठीक है। आई विल सेंड द लिंक्स आल्सो इन द मैसेज, आई विल आस्क महक टू डू दैट।